हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन एटीसी। एटीसी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम, नमस्कारम, सुस्वागतम, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। दोस्तों, जैसा कि वादा किया था, इस सीरीज का लेक्चर नंबर 2 लेके आया हूं मैं, जो कि है संविधान के प्रकार, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। एक ही वीडियो में हम जानेंगे कि संविधान के कितने प्रकार होते हैं। हम जो पढ़ते हैं ना कि भारत का संविधान कोडिफाइड है, भारत का संविधान रिटन है, तो क्या और भी तरह के संविधान होते हैं? तो हाँ, डेमोक्रेटिक भी होते हैं, ऑटोक्रेटिक होते हैं, फिर इसके अलावा फॉर्म्ड होते हैं, डेवलप्ड होते हैं। कई तरह के संविधान जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। हम इस क्लास में जानेंगे कि जो भारत का संविधान है वो हमने क्यों डेमोक्रेटिक वाला लिया, क्यों हमने इस संविधान को रिटर्न के फॉर्मेट में लिया, या इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है जो हमने इस तरह का संविधान जो है वो चुना। और हम एग्जाम्पल जानेंगे कि दूसरे देशों में किस तरह के संविधान जो है वो चलते हैं। लेट से, जैसे अभी आप देखेंगे न्यूज़ में इजराइल बहुत चल रहा है, न्यूज़ में सऊदी अरेबिया बहुत चलता है। तो यहाँ पर किस तरह के संविधान में भी तो पता होना चाहिए। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं। फिर हमारे संविधान की विशेषताएं पूछी जा सकती है, तो विशेषता समझने के लिए हमें टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को जानना होगा कि कितने तरह के संविधान जो है वो होते हैं। तो आइए समय ना वेस्ट करते हुए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, तो अलग अलग आधार के माध्यम से हम जो है संविधानों के प्रकार पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है ऑन बेसिस ऑफ ओरिजिन। जो इसका मूल है उसके आधार पर, मतलब इसका जो उत्पत्ति हुई है उसके आधार पर जो है संविधान होते हैं दो तरह के। एक होता है फॉर्म्ड, जिसको हम कहते हैं गठित, और एक होता है डेवलप्ड, जिसको हम कहते हैं विकसित। अब विकसित का मतलब क्या हुआ कि भाई जो चलता आ रहा है उसका विकास होता जा रहा है। तो आप कहोगे भारत के संविधान का भी विकास होता जा रहा है, हम संशोधन करे जा रहे हैं, 106 संशोधन हमने कर दिए हैं, तो हमारा डेवलप्ड होना चाहिए? नहीं, हमारा संविधान क्या है? फॉर्म्ड है। वो तो अब हम उसमें चेंज कर रहे हैं ना, अब हम उसमें अमेंडमेंट कर रहे हैं जैसी हमारी नीड है। लेकिन हमने एक टाइम बैठी हमारी संविधान सभा और उन्होंने बैठ के उस संविधान को बनाया, है ना। तो इसीलिए हमारा संविधान किस कैटेगरी में आता है? फॉर्म्ड कॉन्स्टिट्यूशन की कैटेगरी में आता है। बट इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है क्या, उसको समझना है। मैंने कम समय लगे और ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ, तो इसीलिए जितने भी तरह के संविधान हैं सबको मैंने टेबल माध्यम से बनाया है कि आपको दोनों चीज़ें साइड बाय साइड जो है वो समझ में आ जाए, बेसिस के माध्यम। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए, फॉर्म्ड कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, जो गठित संविधान है, वो किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो है वो बना होता है। ठीक है, वहीं पर जो डेवलप्ड कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे होता है? वो समय के साथ में धीरे धीरे बनता रहता है। जैसे रीति रिवाज नहीं होते, जैसे बिल्ली रास्ता काट गई तो रास्ते पर नहीं चलना, गुरुवार को, मंगलवार को, शनिवार को नाखून नहीं काटना, कंघा नहीं करना, गुरुवार को वॉशिंग मशीन नहीं चलाना। तो ये सब क्या है? क्या ये कहीं पर कोडिफाइड है? क्या कहीं पर लिखा हुआ है कि बैठे लोग बाग उनने कहा चलो भाई डे डिसाइड कर लेते हैं? क्या नहीं, ये समय के साथ में एक रीति रिवाज जो है वो बनते हुए चले आ गए और वो आज जाकर एक रूप ले लिया है, जिसको हम कोई भी रिचुअल कह देते हैं कि यार ऐसा बोला जाता है और इसलिए ऐसा करो या ऐसा मत करो। ब्रिटेन का संविधान आप देखेंगे तो ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है ना, लेकिन 1215, लास्ट क्लास आपको याद होगी, मैंने मैग्ना कार्टा आपको समझाया था, किंग जॉन लेके आए थे। तो वो वहां से संविधान बनने की शुरुआत होती चली गई और आज भी वो कंटिन्यूस प्रोसेस में चल रहा है। तो इस तरह के संविधान को हम क्या कहते हैं? डेवलप्ड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इस तरह के संविधान को हम विकसित संविधान कहते हैं। वहीं जब कोई देश एक समय डिसाइड कर ले कि भाई हमें संविधान बनाना है और वो संविधान बना के तैयार कर दे, तो उस तरह के संविधान को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फॉर्म्ड कॉन्स्टिट्यूशन या गठित संविधान। जैसे हमने 2 साल 11 महीने 18 दिन लिए और उसमें हमने हमारा संविधान रेडी कर दिया, है ना। तो हमने एक पर्टिकुलर टाइम में उस चीज को बना दिया। यूएसए ने अपना सबसे छोटा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बना दिया। तो वही सारे एग्जाम्पल जो है वो कहाँ आ गए कि भाई किसके एग्जाम्पल हो गए? ये फॉर्म्ड कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जाम्पल जो है वो हमें देख। यहाँ पर डेवलप्ड में आपको क्या दिखाई दे रहा है? यूनाइटेड किंगडम जो है वो दिखाई देता है। ठीक है, अब मेथड क्या रहेगा, तरीका क्या रहेगा? जैसा कि मैंने बताया, संविधान सभा या कोई भी निकाय, कोई भी बॉडी जो है इस तरह के संविधान को बनाती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या है, जो कस्टम्स है ना, जो रीति रिवाज है या कन्वेंशन है, जो बैठकें हुई हैं या कोर्ट की रूलिंग्स है ना, न्यायपालिका ने जो निर्णय दिए हैं उनके माध्यम से उसको ऐड कर दिया जाता है। तो वो किसके अंतर्गत आ रहे हैं? डेवलप्ड कॉन्स्टिट्यूशन आ रहे हैं। तीसरा पॉइंट देखें तो इसका स्ट्रक्चर, इसकी संरचना पर अगर हम चर्चा करें तो ये कैसा रहेगा? सिस्टमेटिक रहेगा और कोडिफाइड रहेगा। जैसे हमारा संविधान जो है सिस्टमेटिक है कि आर्टिकल 1 है, फिर आर्टिकल 2 है, फिर आर्टिकल 3, आर्टिकल 1 में हमने दिया, 2 में हमने दिया, 3 में हमें संशोधन भी करना है तो हमने 1A 1B इस टाइप से हम चीज़ों को कर देते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि लिखित है, सिस्टमेटिक है, कोडेड है, पूरा हमने कोडिफाई उसको कर रखा है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये बिखरा बिखरा हुआ है, ये अनकोडिफाइड है ना। इसमें इस तरीके से नहीं दिया गया जैसे हमारे यहाँ पर कोडिफाई किया गया है, वैसे नहीं करे गए। जरूरत के आधार पर चीजों को तोड़ा मरोड़ा गया है ना। तो ये संविधान जो है सिस्टमेटिक आपको देखने को नहीं मिलता। जो डेवलप्ड वाला है वहीं पर चूंकि एक साथ बैठ के बनाया हुआ है तो बड़ा ही सिस्टमेटिक और कोडिफाइड हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो दिखाई देता है।
ठीक है। अब ये कैसा रहता है, इसकी प्रकृति के बारे में बात करूं, नेचर के बारे में बात करूं, तो ये प्लांट है और इसके बारे में देखें तो ये इवोल्यूशनरी है, ये समय के साथ में इवॉल्व होता जा रहा है, समय के साथ में बदलाव इसमें हमें देखने को मिल रहे हैं। तो आई होप आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा कि ओरिजिन के आधार पर भारत का संविधान कैसा है। तो भारत का संविधान आता है फॉर्म्ड कॉन्स्टिट्यूशन की कैटेगरी में। याद रखिएगा, ये सारे पॉइंट अपने को लिखने रहेंगे लास्ट में कि भाई भारत का संविधान कैसा है, तो पहला आपने लिखेंगे फॉर्म्ड। फिर उसके बाद हम दूसरे टाइप पर चलेंगे कि भाई भारत का संविधान कैसा है, डेमोक्रेटिक ऑटोक्रेटिक है। तो ये हमें पता है भारत का संविधान कैसा है, लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक है। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है, डेमोक्रेटिक और ऑटोक्रेटिक में अंतर क्या होता है। तो डेमो का मतलब ही क्या होता है, जब हम लोगों से बात कर रहे हैं ना, क्लास के डेमो की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, डेमोग्राफी आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो ऐसा ही एक शब्द होता है जिसको हम कहते हैं डेमोक्रेटिक, हिंदी में कहते हैं लोकतांत्रिक। और एक होता है ऑटोक्रेटिक, जिसको हम कहते हैं निरंकुश। ऑटोक्रेटिक मतलब कुछ एलिट ग्रुप, है ना, या कुछ बड़े परिवार, कुछ रईस परिवार या कुछ लोगों के हाथ में पूरी सत्ता जो है वो सौंपी हुई, जैसे राजा महाराजाओं के टाइम पर होता था। तो वो क्या हुआ करते थे, दैट वेयर ऑटोक्रेटिक, ठीक है। और हमारा सिस्टम कैसा बना हुआ है, हमारा सिस्टम बना है डेमोक्रेटिक। क्या इन दोनों में भी अंतर होते हैं, जी हाँ, बहुत बड़ा अंतर होता है। कैसे अंतर होता है, पावर का, है ना, शक्ति, शक्ति का केंद्र क्या है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो कहता ही है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोग सब कुछ डिसाइड करते हैं, है ना। तो पीपल के द्वारा जो है, लोगों के द्वारा डिसाइड किया जाता है किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार जाएगी, एंड सो ऑन सर, क्योंकि हमारे रिप्रेजेंटेटिव भी वहां पर खड़े हुए ना, जो सांसद में आप देखते हैं, है ना, या विधानसभा में जो आप देखते हैं। तो पीपल जो है वो पावर सोर्स होते हैं, है ना। संप्रभुता जो है वो किसके पास रहती है, वो पब्लिक के पास में रहती है, सरकारों से लेकर सारी चीजों की। अब पावर सोर्स जो है वो यहाँ पर पीपल है। लेकिन क्या ऑटोक्रेटिक में ये हो सकता है, नहीं। यहाँ पर क्या होगा, कोई एक व्यक्ति, जैसे पहले के टाइम पर राजा हुआ करते थे, या कोई एलिट ग्रुप आपको देखने को मिलता है जिसके हाथ में सत्ता रहती है, उस ग्रुप के हाथ में सत्ता रहती है और वही चला रहे हैं। जैसे आप राजा रजवाड़ों में देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप नॉर्थ कोरिया को देखिए, है ना। नॉर्थ कोरिया में क्या है, डेमोक्रेटिक आपको मिलेगा क्या, वहां कोई डेमोक्रेसी है क्या, वहां कोई लोकतंत्र है क्या, नहीं, है ना। सऊदी अरेबिया, वहां पर क्या है, राजतंत्र एक तरीके से चल रहा है। तो ऑटोक्रेटिक सिस्टम आपको कहां दिखाई देते हैं, नॉर्थ कोरिया और सऊदी अरब में दिखाई देते हैं। बहुत कम देश बचे हैं, लेकिन बहुत कुछ देश जो है एग्जाम्पल के लिए हमारे पास होते हैं। अब डेमोक्रेटिक और ऑटोक्रेटिक में दूसरा अंतर क्या होगा, इलेक्शन। भाई सीधी सी बात है, हमारे यहाँ पर जो इलेक्शन होंगे वो कैसे होंगे, फ्री इलेक्शन होंगे, फेयर इलेक्शन होंगे, रेगुलर इलेक्शन होंगे, 5 साल में होना है तो होंगे ही होंगे, है ना। वहीं पर अगर मैं बात करूं ऑटोक्रेटिक की, तो क्या होता है, यहाँ पर कंट्रोल्ड इलेक्शन होते हैं। जैसे आपने नॉर्थ कोरिया का भी रिसेंट में एग्जाम्पल देखा होगा, इतने जबरदस्त तरीके के इलेक्शन होते हैं वहां पर कि 90%, 92% इस टाइप से वो खुद ही डिसाइड करते हैं कि कौन उनके विपक्ष में खड़ा होगा, उसको कितने % वोट मिलेंगे, कितने गिने जाएंगे, कितने नहीं गिने जाएंगे। तो वो हो गया कंट्रोल्ड, रिग्ड और एब्सेंट, है ना। या तो चुनाव होंगे ही नहीं, या दिखावे के चुनाव होंगे, सिर्फ दिखावे के, उसका वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है। तीसरा, ऐसे उसमें जो लोकतांत्रिक है वहां पर हमें क्या मिलता है, जैसे हमारे देश में हमें क्या मिलता है, गारंटीड फंडामेंटल राइट मिलते हैं, हमें मौलिक अधिकार मिलते हैं और एनफोर्सेबल है, ठीक है, सभी के लिए वो अधिकार जो है वो दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ऑटोक्रेटिक जो रहता है, यहाँ पर मौलिक अधिकार जैसी कोई चीजें नहीं रहती है। ऑफनली वो डिनाई करी जाती है या उन्हें सप्रेस किया जाता है। जैसे आप देखेंगे कि नॉर्थ कोरिया में बहुत सारी चीज़ों पर प्रतिबंध है, बहुत बहुत सारी चीज़ों पर, बेसिक मूलभूत सुविधाएं जो है उन पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है। क्यों, क्योंकि वो ऑटोक्रेटिक के अंतर्गत आता है। फिर नेक्स्ट अगर बात करें अकाउंटेबिलिटी, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई गवर्नमेंट जो है वो किसके प्रति जवाबदेह रहती है, जनता के प्रति जवाबदेह रहती है ना। गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल, हम पढ़ते हैं ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल, है ना। ऐसे ही यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं कि भाई जो सरकार रहती है वो जनता के प्रति जवाबदेह रहती है। अगर सही काम नहीं करेगी तो जनता अगले चुनाव में बाहर कर देगी, है ना। लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि ऑटोक्रेटिक में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ना इलेक्शन होते नहीं है, होते हैं तो वो रिग्ड रहते हैं, या मतलब सिर्फ दिखावे के इलेक्शन रहते हैं, और चलाना तो वही एक ग्रुप को ही है या किसी एक व्यक्ति को ही है। फिर नेक्स्ट अगर बात करें अकाउंटेबिलिटी की, ये हमने कर लिया। फिर रूल ऑफ लॉ के बारे में बात करें तो यहाँ पर क्या है, शासन किसका चल रहा है, कानून का शासन जो है वो चल रहा है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी रहती है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा भी था कि संविधान जो है वो सर्वोपरि है। संविधान जो है वही डिसाइड करता है कि किस तरीके से सरकारें चलेंगी, उनके पास क्या शक्तियां हैं, वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर चलेगा क्या, नहीं, यहाँ पर अपने विल पर भले ये संविधान बना भी ले, पर ये राजा या ये ग्रुप जो है जो चाहेगा बस वही होगा, है ना। तो भले ही वो बना भी ले, लेकिन उसको वो इग्नोर ही करेंगे, उनको उनके हिसाब से ही चलाना है ना। एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि भाई डेमोक्रेसी कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगी, तो इंडिया में आपको मिलेगी। यूएसए हमेशा डेमोक्रेसी के लिए कहता रहता है, हम सारे दुनिया को सिखाएंगे डेमोक्रेसी, है ना। तो यूएसए में देखने को मिलेगी, फ्रांस में देखने को मिलेगी। ऐसे कई देश हैं जहां पर आप डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। बहुत कम देश बचे हैं जो ऑटोक्रेसी पर अभी भी चल रहे हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तीसरा, नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। तो मैं कह सकता हूं कि भारत का संविधान कैसा है, पहला हमने देखा फॉर्म्ड, दूसरा हमने देखा डेमोक्रेटिक, तीसरा
संविधान की प्रकृति के आधार पर कि लिखा हुआ है या अलिखित है। तो हमारा संविधान क्या हुआ, हमारा संविधान लिखित है। तो मतलब हमने क्या देखा, हमारा फॉर्म्ड है, हमारा डेमोक्रेटिक है, और हमारा क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब रिटन और अनरिटन है ना, लिखित और अलिखित समझ में आ रहा है कि भाई एक संविधान लिखा हुआ है, एक संविधान नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहां पर भी चीजों को समझना, इसको रिटन अनरिटन की जगह पर वो कोडिफाइड अनकोडिफाइड भी दे देंगे। ठीक है, अब एक और चीज, जैसे यहां पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है यूनाइटेड किंगडम का, भी आपको मैंने बताया था यूनाइटेड किंगडम का संविधान जो है अलिखित है। याद कैसे दे रहा है, 1215 में मैग्ना कार्टा आया था, उसके बाद में कुछ ना कुछ आते जा रहे आते जा रहे। याद कैसे होगा सर, ऐसा कौन यहाँ पर जीनियस पैदा हुआ जिसको सारा कुछ संविधान लिखा ही नहीं है, तो याद कैसे है, कैसे चलता होगा ये देश। तो यहाँ पर कहने का मतलब, अनरिटन कहने का मतलब यह है कि कहीं पर एक जगह पर पूरा संविधान कोडिफाई करके संहिताबद्ध करके नहीं रखा है कि भैया ये पूरा हमारा संविधान है, इस बुक के आधार पर चलना, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। कुछ चीजें किसी बुक के आधार पर कोई चीजें किसी उसमें लिख दी, मतलब उसको एक जगह कंपाइल करके नहीं रखा है, उसको हम कहते हैं क्या, अनरिटन या अनकोडिफाइड। ठीक है, तो भारत का संविधान कैसा है, कोडिफाइड, एक सिंगल डॉक्यूमेंट में, एक किताब में सारी चीजें आ गई जो हमारे संविधान की है। ठीक है, वहीं पर ऑन द अदर हैंड यहाँ पर सिंगल रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, यहाँ पर वो अलग अलग चीजों से लिया गया, जुडिशियल डिसीजन से लिया गया है, कस्टम से लिया गया है, और वो अलग अलग है, वो कहीं पर एक जगह पर एक बुक में कंपाइल करके नहीं रखे हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब आपको रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का तो एग्जांपल समझ में आ गया, इंडिया हो गया, यूएसए हो गया, फ्रांस हो गया। लेकिन अनरिटन का यूके नाम सबको पता है, एक मिनट रुकिएगा। अब यूके एग्जाम्पल सभी को पता है कि भाई यूनाइटेड किंगडम जो है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है, यहाँ पर अलिखित संविधान हमें देखने को मिलता है। लेकिन इसराइल, कनाडा, है ना, यहाँ पर भी आपको क्या दिखाई देता है, यहाँ पर भी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब वो कोडिफाइड नहीं है, वो संहिताबद्ध नहीं है, वो एक ही पुस्तक में आपको सारा संविधान देखने को नहीं मिलता। तो क्या क्या एग्जांपल हुए, यूके, न्यूजीलैंड, इजराइल, कनाडा, ये सब एग्जांपल। और भी कई देश थे, बट कितने याद रखोगे, दो तीन मैंने बता दिए। अब सोचो मेंस के आंसर राइटिंग में 90% बच्चे यूके ही लिखेंगे, है ना, लेकिन आपने यूके के साथ में साइड में न्यूजीलैंड भी लिख दिया, इसराइल भी लिख दिया, कनाडा भी लिख दिया, या एटलीस्ट आपने इसराइल कनाडा लिख दिया, अच्छा इंप्रेशन, बहुत बढ़िया इंप्रेशन जो है वो आपको देखने को मिला। तो आई होप आपको थर्ड बेसिस समझ में आ गया होगा। तो हमारा क्या हो गया, हमारा फॉर्म्ड में आ गया, हमारा डेमोक्रेटिक में आ गया, हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हो गया। अगला रिजिड और फ्लेक्सिबल, है ना, किस प्रकार से संशोधन किया जा सकता है, उस आधार पर हम कहते हैं कि कठोर संविधान है या लचीला संविधान। ठीक है, अब रिजिड का मतलब क्या हुआ, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जिसमें संशोधन करना बहुत मुश्किल काम बना दिया गया हो, बहुत ही डिफिकल्ट टास्क बना दिया गया हो, है ना, तो जिसको संशोधन बहुत मुश्किल से होता है। ठीक है, फिर एक स्पेशल प्रोसीजर, कोई उसकी अलग से विशेष प्रक्रिया हो, है ना, उसके माध्यम से जो संविधान में संशोधन होंगे उनको रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, ये आपको कहाँ दिखाई देगा, यूएसए में दिखाई देगा, जर्मनी में दिखाई देगा, ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देगा, स्विट्जरलैंड में दिखाई देगा, है ना, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है कि भाई यहाँ पर आप इतने आसानी से संशोधन कर ही नहीं सकते। रीजन क्या है, वो नहीं चाहते बार बार चेंज हो ताकि एक स्टेबिलिटी बनी रहे। ऑन द अदर हैंड जो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, लचीले संविधान होते हैं, लचीले संविधान में क्या है, इजी टू अमेंड है, आप आसानी से संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्डिनरी लॉ, जो साधारण लॉ होते हैं, कानून होते हैं, उनके माध्यम से भी आप क्या कर सकते हैं, इन्हें अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, एडाप्टेबल है, आज की जो नेचर है उसके हिसाब से एडाप्ट जो है वो किया जा सकता है। एग्जाम्पल क्या हो गए, तो एग्जाम्पल में आ गए यूके, न्यूजीलैंड, इसराइल, कनाडा। अब आपके मन में फिर से एक सवाल आएगा, सवाल ये कि सर इनका तो अनरिटन था ना, तो क्या दिक्कत है, हमारा भी तो भाई, हम नेचर के आधार पर पढ़ रहे हैं ना, किस बेसिस पर पढ़ रहे हैं, यहाँ पर नेचर के आधार पर पढ़ रहे हैं, तो हमारा भी तो फॉर्म्ड भी था, हमारा रिटन भी था, हमारा डेमोक्रेटिक भी था, और हमारा क्या है, रिजिड है या फ्लेक्सिबल है, हमारा क्या है, रिजिड है या फ्लेक्सिबल है। तो हमारा पार्शियली रिजिड और पार्शियली फ्लेक्सिबल। अब आप कहोगे पार्शियली रिजिड और पार्शियली फ्लेक्सिबल क्या होता है, एक मिनट रुकिए बताता हूँ। ठीक है, तो जैसे हमारे कई तरह संविधान में कई तरह की क्वालिटियां हैं, वैसे ही यूके, न्यूजीलैंड, इजराइल जिनका अनकोडिफाइड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि वो आसानी से किया जा सकता है। अब भाई
हमने बीच का रास्ता चुना, ना हमने रिजिड रखा ना हमने फ्लेक्सिबल रखा, हमने बीच का रखा, पार्शियली रिजिड एंड पार्शियली फ्लेक्सिबल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ जो संशोधन की प्रक्रिया अपनाई जाती है उसमें 3 तरीके दिए गए हैं। एक सिंपल मेजोरिटी का है कि 50% से ज़्यादा लोग प्रेजेंट हो, वोट करें, है ना, वो क्या हो गई? सिंपल मेजोरिटी। तो वहां पर हम हो गए क्या? फ्लेक्सिबल। फिर आता है दूसरा वाला स्पेशल मेजोरिटी वाला। उसमें हमने क्या कर दिया? 2/3 वाला क्लॉज जो है वो डाल दिया, उसको थोड़ा रिजिड बना दिया। फिर उसके बाद में एक और आता है जिसमें स्पेशल मेजोरिटी प्लस 50% से ज्यादा स्टेट का रेटिफिकेशन, मतलब राज्यों का अनुमोदन होता है, जो हमने किस में किया था? जीएसटी में किया था, ठीक है। तो हमने उसको बनाया तीसरा स्पेशल मेजोरिटी प्लस जो 50% स्टेट का रेटिफिकेशन वाला है, वो क्या आ गया? रिजिड की श्रेणी में। मतलब हमारे यहाँ का जो संविधान है वो रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है, मतलब दोनों तरीके से हम संविधान में संशोधन जो है वो कर सकते हैं। अब इस जो सिंपल मेजोरिटी है उसका एग्जांपल क्या हुआ? कोई नए राज्य का गठन करना, किसी नए राज्य को किसी राज्य में से निकालना करना, है ना, वो सारे किस में आ गए? वो सिंपल मेजोरिटी में आ गए। स्पेशल मेजोरिटी में क्या आ गए? डीपीएसपी में चेंज करना, फंडामेंटल राइट में चेंज करना, वो सब किस में आ गए? स्पेशल मेजोरिटी में आ गए। और स्पेशल मेजोरिटी प्लस अगर स्टेट के रेटिफिकेशन की बात करूं तो वहां पर क्या आ गया आपका? हाल फिलहाल का जैसे आपने देखा जीएसटी जो है वो आया था, है ना। तो ऐसी कई चीजें जो है वो आपको देखने को मिलती है। अभी संशोधन वाली भी एक क्लास में लेके आऊंगा जिसमें हम डिटेल में चर्चा करेंगे सारे संशोधनों की, तब मैं आपको इसमें डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से कितने तरह के अमेंडमेंट होते हैं, कौन कौन से अभी तक अमेंडमेंट हुए हैं, विद एग्जाम्पल सबकी बात करेंगे, बट वो आने वाली आगे वाली क्लासेस में रहेगी। तो आई होप यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि भारत का आपने क्यों पढ़ा कि भाई ये पार्शियली रिजिड और पार्शियली फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि भाई किस तरह का संविधान संशोधन हमें करना है, ठीक है। तो यहाँ तक की कहानी आई होप आपको क्लियर हो गई होगी, अच्छे से समझ में आ गई होगी। भारत का संविधान जो है वो कैसा है, भारत का संविधान फॉर्म्ड है, भारत का संविधान कैसा है? रिटन है, भारत का संविधान डेमोक्रेटिक है, भारत का संविधान कैसा है? तो पार्शियली फ्लेक्सिबल एंड पार्शियली रिजिड है। अभी तक की क्लास आपको पसंद आई हो, समझ आ रहा हो कंटेंट, तो क्लास को लाइक कर देना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। कहानी आगे बढ़ाते हैं। फिर अगला होता है ऑन बेसिस ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन के आधार पर कैसा हो सकता है? तो हमारा संविधान यूनिटरी हो सकता है या फेडरल हो सकता है, एकात्मक हो सकता है या संघीय हो सकता है। अब फेडरल के बारे में अगर बात करें, संघीय संविधान के बारे में बात करें, तो इसमें क्या होता है? इसमें शक्तियों का बंटवारा हो जाता है किस किस में? सेंटर और स्टेट के बीच में, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा रहता है। दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों अपने आप में स्वतंत्र है। एग्जाम्पल क्या हो गए? एग्जाम्पल हो गए यूएसए, एग्जाम्पल हो गया कनाडा, ठीक है। आप कहोगे सर इंडिया भी तो लिखा है ना। इंडिया को कहा जाता है, बट एक शब्द आपने सुना होगा अर्धसंघी, क्वासी फेडरल। जैसे हम पढ़ते हैं पार्शियली रिजिड एंड पार्शियली फ्लेक्सिबल, वैसे ही यहाँ पर एक चीज हमें क्या देखने को मिलती है? यहाँ पर हमें देखने को मिलता है भारत को क्वासी फेडरल कहते हैं। तो वो आगे अपन इस पर चर्चा करेंगे। हमारे उसमें फेडरल वाली ताकत क्या है, संघीय ताकत क्या है, कि हमारे यहाँ भी शक्तियों का विशिष्ट रूप से बंटवारा किया गया है कि केंद्र की क्या शक्ति है, राज्य की क्या शक्ति है। दूसरा, दोनों जो है वो संवैधानिक तौर पर इंडिपेंडेंट है, संवैधानिक तौर पर स्वतंत्र है। राज्य अपने हिसाब से राज्य सरकारें चलाती, केंद्र अपने हिसाब से केंद्र सरकार चलाती। यूनिटरी में क्या होता है? शक्ति का जो केंद्रीकरण है वो किसके पास रहता है? केंद्र सरकार के पास रहता है। मतलब मेजरली शक्तियां जो है वो पूरी की पूरी कंसेंट्रेट कहाँ हो जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट में हो जाती है। राज्य प्रोविंस जो है वो केवल एक तरीके से केंद्र की इच्छा पूर्ति के हिसाब से चलते हैं। इसके कोई एग्जाम्पल है क्या? जी, एग्जाम्पल है जैसे जापान, जैसे फ्रांस, जैसे यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पर राज्यों का अपना कोई अस्तित्व नहीं है ना। केंद्र जो चाहेगा उस अनुसार ही इनको पालन करना पड़ता है, इनकी खुद की कोई इंडिपेंडेंट वॉइस नहीं होती है। बहुत अच्छा पॉइंट है, विशेष तौर पे ध्यान रखना एग्जाम्पल भी, और विशेष तौर से ध्यान रखना यूनिटरी में क्या होता है। फिर सर हमारा क्या है? तो हमारा होता है फेडरल। शब्द है क्वासी फेडरल, जो केसी वीर साहब ने गढ़ा था, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। घटना चक्र लगाएंगे तो वहां आपको मिलेगा। बताता हूँ, देखो भारत का संविधान कैसा है, पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। अभी हमने पढ़ा भारत का संविधान फॉर्म्ड है। भारत का संविधान क्या है? लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेटिक है, रिटर्न है, लिखित है, कोडिफाइड आप कह सकते हो। भारत का संविधान कैसा है? पार्शियली फ्लेक्सिबल एंड पार्शियली रिजिड, फ्लेक्सिबल भी आप कह सकते हो, और क्वासी फेडरल है। क्वासी फेडरल क्या है स्ट्रक्चर? उसी को क्या कहते हैं? अर्धसंघी संरचना। अब हमें यही पढ़ना है, अर्धसंघी संरचना है क्या। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो शब्द गढ़ा गया है क्वासी फेडरल, ये देने वाले व्यक्ति कौन है? केसी वीर है। इनका एक स्टेटमेंट आता है जो आपको घटना चक्र में भी देखने को मिलेगा। इनके द्वारा क्वासी फेडरल को लेकर एक स्टेटमेंट जो है वो दिया गया था कि भारत जो है एक क्वासी फेडरल स्टेट है, जिसमें सेंटर के पास ज्यादा ताकत है स्टेट से। इस टाइप का इनका स्टेटमेंट है। आगे स्लाइड आएगी जब मैं आपको बता दूंगा। अब पहले समझते हैं क्वासी फेडरल होता क्या है। तो क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर क्या है? एक ऐसा सिस्टम है जिसमें
फेडरल के और यूनिटरी के दोनों के ही हमें क्या देखने को मिलते हैं, फीचर, दोनों के ही गुण देखने को मिलते हैं, जिसमें संघीय और एकात्मक सरकार दोनों के ही गुण देखने को मिले, उसी को हम क्या कहते हैं, क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं। अब इसमें फेडरल तो ये है, लेकिन प्रैक्टिस में अगर आप देखोगे तो प्रैक्टिस में ये यूनिटरी सिस्टम के तौर पर काम करता है। मतलब है ये फेडरल, है ये संघीय, लेकिन जब काम करने की बात आएगी, खासकर जब इमरजेंसी प्रोविजन लग रहे हैं या केंद्र और राज्य के बीच में किसी तरीके की कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, किसी तरीके का वाद विवाद है, तो उस केस में ये कैसे काम करता है, यूनिटरी के तौर पर काम कर जाता है। और यूनिटरी सिस्टम क्या कहता है, केंद्र के पास में ज्यादा शक्ति है एज कंपेयर टू स्टेट, ठीक है, या केंद्र की, जैसे मैंने बताया भी था पहले वाली क्लास में कि केंद्र और राज्य के बीच की लड़ाई है तो वैल्यू किसको दी जाएगी, केंद्र को दी जाएगी, ठीक है। तो वहां क्या हुआ, यूनिटरी सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो गया है। इमरजेंसी की कंडीशन है, स्टेट के पास कुछ बचता ही नहीं, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, स्टेट के पास कुछ बचा ही नहीं, नेशनल इमरजेंसी लगा दी, स्टेट के पास कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। तो उस केस में ये क्या हो जाता है, यूनिटरी हो जाता है। इसीलिए केसी वीर साहब ने कहा कि भाई भारत का जो संविधान है या भारत का जो सिस्टम है वो कैसा है, वो क्वासी फेडरल है। क्वासी फेडरल मतलब काम करेगा फेडरल, संघीय तौर पर। संघीय तौर क्या था, फिर से बताता हूं, संघीय तौर में राज्य और केंद्र दोनों इंडिपेंडेंटली काम करेंगे, है ना, दोनों इंडिपेंडेंटली काम करेंगे, दोनों की शक्तियां जो है वो बराबर है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। लेकिन भारत में क्वासी फेडरल ऐसे हो जाता है कि जब इमरजेंसी कंडीशन या स्टेट और सेंटर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ये यूनिटरी हो जाता है, ठीक है। अब ये रहा स्टेटमेंट, है ना। आपको क्वेश्चन क्या आएगा, क्वासी फेडरल शब्द ये किसके द्वारा गढ़ा गया, तो आंसर क्या लिखेंगे, केसी वीर, क्वेश्चन पूछा हुआ है। इन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया, इस तरह का क्वेश्चन आता है कि भाई भारत एक अर्धसंघीय राज्य है जिसमें एकात्मकता का प्रबल पूर्वाग्रह है ना। इंडिया इज ए क्वासी फेडरल स्टेट विद स्ट्रॉन्ग यूनिटरी बेस, मतलब सीधी सी बात है कि जरूरत पड़ने पर केंद्र जो है वो मजबूत हो जाता है। पर भैया इंडिया के अलावा भी कोई ऐसा देश है क्या जहां पर क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर चलता है? इंडिया तो पढ़ लिया, इंडिया तो बहुत पढ़ा, स्कूल से लेकर पढ़ते आ रहे हैं, हर जगह पढ़ा है, लेकिन कोई और एग्जाम्पल है? जी हाँ, मलेशिया, कनाडा, इंडिया, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब आपको क्वासी फेडरल देख। आई क्या बात समझ में, क्लियर हुआ क्या यहाँ तक सभी को, है ना, कि फेडरल क्या है, यूनिटरी क्या है और क्वासी फेडरल। अब ये अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। दैट इज कार्यकारी प्रणाली के आधार पर, ऑन बेसिस ऑफ एग्जीक्यूटिव सिस्टम। दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम और एक होता है पार्लियामेंट। एक होता है राष्ट्रपति के माध्यम से और एक होता है संसद के माध्यम से। अब जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, इसमें जो एग्जीक्यूटिव है ये इंडिपेंडेंट होती है लेजिस्लेचर से। का मतलब क्या हुआ वो समझो। जो कार्यकारिणी है वो विधायिका से अलग रहती है। कार्यकारिणी विधायिका क्या होती है, फर्स्ट क्लास पे जाओ, मैंने बताया था। लेजिस्लेचर का काम क्या है, कानून बनाने का, लॉ बनाने का। कार्यकारिणी एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, उन्हें इंप्लीमेंट कराने का। और तीसरी थी जुडिशरी, जो उसको रिव्यू करती थी। ये तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड है, बस बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकते एक दूसरे में। यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर प्रेसिडेंशियल वाला सिस्टम क्या कहता है कि भैया आपका लेजिस्लेचर अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र, एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट जो होता है वो क्या होता है, हेड ऑफ स्टेट होता है और हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। हमारे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर क्या हेड ऑफ स्टेट होता है? नहीं, हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति हेड ऑफ स्टेट होते हैं। हाँ, हेड ऑफ गवर्नमेंट जरूर प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लेकिन जहां पर प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहां पर हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों ही आपको राष्ट्रपति महोदय देखने को मिलते हैं। जैसे यूएसए में आपको देखने को मिलेंगे ट्रम्प चचा, ठीक है। फिर ब्राजील आपको दिखता है एग्जाम्पल, तीसरा देखने को मिलता है इंडोनेशिया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अब हमारे यहाँ पर कौन सा सिस्टम है, हमारे यहाँ पर संसदीय व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल रहते हैं लेजिस्लेचर के, है ना। हम पढ़ते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू लोअर हाउस, है ना। तो एग्जीक्यूटिव जो कार्यकारिणी है वो किसके प्रति जिम्मेदार है, वो विधायिका के प्रति जिम्मेदार है। और यहाँ पर पीएम हेड ऑफ गवर्नमेंट रहता है और प्रेसिडेंट जो रहता है वो हेड ऑफ स्टेट होता है। आपने सर यहाँ पर तो मोनार्क भी लिखा हुआ है ना, यहाँ पर मोनार्क या राजा महाराजा की बात करी हुई है। तो जी हाँ, यूके में हमें क्या देखने को मिलता है, वहां पर राजा देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। इटली आपने देखा ही होगा, मीम बहुत सारे बनते हैं, वो भी कैसा है, वो भी पार्लियामेंट्री सिस्टम आपको दिखाई देता है। इंडिया में भी कैसा दिखाई देता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम आपको दिखाई देता है। तो आई होप ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, या प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, दोनों किस तरह से वर्क करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है और इनके एग्जाम्पल क्या है। यहाँ तक क्लियर। हमने एक एक चीज देख ली कि भाई भारत का संविधान जो है वो कैसा है, फॉर्म्ड है। भारत का संविधान कैसा है, रिटन है। भारत का संविधान कैसा है, लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेटिक है। भारत का संविधान कैसा है, पार्लियामेंट्री वाला है। और भारत का संविधान कैसा है, क्वासी फेडरल है, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं।
अब संविधानों की बात कर ले, 5 प्रकार के संविधान थे, मैंने आपको पांचों प्रकार के संविधान बता दिए। भारत का इसमें क्या क्या रोल है वो सारी चीजें समझा दी, क्यों है वो भी समझा दी। अब संविधान की बात करें तो भाई भारत का संविधान जो है वो तो बहुत लास्ट में बना। अगर हम स्टार्टिंग के शुरुआत के 10-15 देखें कि भाई सबसे पहले संविधान कहाँ का बना, तो हमने बात करी थी 1215 मैग्ना कार्टा आया था किंग जॉन के टाइम पर, ठीक है। तो यहाँ से कहा जाता है यूके का संविधान एक तरीके से शुरू हो गया था। इसके बाद में 1789 में किसका बना, यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन बना, जो दुनिया का सबसे छोटा संविधान है, रिजिड संविधान है। फिर उसके बाद 1791 में फ्रांस का संविधान बना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में। फिर नॉर्वे नॉट इंपॉर्टेंट, नीदरलैंड नॉट इंपॉर्टेंट, बेल्जियम नॉट इंपॉर्टेंट। फिर बना कनाडा, है ना, 1867 में। 1889 में 1890 में किसका संविधान बना, जापान का संविधान जो है वो बनता है। अब देखो हमारा क्या हो रहा था 1867 में, 1889 में, ठीक है, और यहाँ पर संविधान बन चुका था। फिर 1889 में ही ब्राजील का संविधान बना, 1901 में ऑस्ट्रेलिया, 1972 में हाँ इंडिया का बन चुका था, है ना। उसके बाद देखो बांग्लादेश का संविधान कब बना, 1972 में। पाकिस्तान का संविधान कब बना है, 1973 में, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान हट चुका था इनके पास से, है ना, थैंक्स टू आयरन लेडी। 1972 में बांग्लादेश का है, 1973 में पाकिस्तान का है, 1978 में श्रीलंका का संविधान जो है वो बना। अब ये वाले जो है ना, जो हमारे पड़ोसी हैं, इनका ध्यान रखिएगा, ठीक है, इनका ध्यान रखिएगा। 2008 में भूटान का संविधान बनता है, मालदीव का संविधान बनता है, और 2015 में किसका बनता है, नेपाल का संविधान बनता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखना, खासकर इंडिया के आसपास का, और स्टार्टिंग के 1-2 का याद रख लेना, है ना, जैसे यूएसए का आपने, फ्रांस का और ब्रिटेन का। बाकी फिर इधर का आप देख लो, बांग्लादेश है, पाकिस्तान का तो क्या ही पूछेंगे, लेकिन हाँ बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, मालदीव, नेपाल, इनका पड़ोसी मुल्क से क्वेश्चन ज़्यादा आ जाते हैं। कभी कूप का आ जाता है, कभी किसी और चीज़ का आ जाता है, तो ये वनडे एग्जाम के हिसाब से आप चीज़ें तैयार रखें, ठीक है। तो आई होप आपको टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, संविधान कितने प्रकार के होते हैं, भारत का कौन सा संविधान है, और हमारे संविधान की क्या क्या विशेषता, ठीक है। अब संविधान के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी रहेंगी कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हम चर्चा करेंगे प्रियम्बल पर, है ना। फिर शक्ति का जो वितरण है सेंटर स्टेट के बीच में, उस पर बात करेंगे। मौलिक अधिकारों पर बात करेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पे बात करेंगे। संसद पे बात करेंगे। हेड ऑफ स्टेट जो होते हैं उनके बारे में, राष्ट्रपति पर बात करेंगे। संवैधानिक निकाय जो बॉडीज है उन पर बात करेंगे। जुडिशरी पर बात करेंगे, है ना, संविधान में जो संशोधन हुए उन पर बात करेंगे, और सरकार की जो कार्य प्रणाली है उस पर जो है वो हम आगे चलकर आगे की क्लास चर्चा करेंगे। आई होप यहाँ तक की क्लास आपको समझ में आई होगी, आप आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। अब ये अगली क्लास में हम देखेंगे कि भाई इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किस तरीके से हुआ, संविधान का विकास जो है वो किस तरीके से हुआ है ना। सारा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इवोल्यूशन से रिलेटेड, बस नाम बता दूंगा। उसके बाद हम सीधे संवैधानिक प्रक्रिया पर आ जाएंगे कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या थी, उसने क्या काम किया, है ना, और संविधान सभा के बारे में हम बात करेंगे। संविधान सभा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, संविधान सभा से हर साल क्वेश्चन भी आता है, और कुछ बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट मैं निकाल के लेके आया हूँ। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत सभी को, जय श्री कृष्णा, जय श्री